अभी हम इजराइल और फ़लस्तीन का जो मैटर है और जो मुआहदा होने जा रहा है, पाकिस्तान में बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे साइन करने जा रहा है उसको, जो इब्राहिम एकॉर्ड है। और वो इब्राहिम एकॉर्ड को समझा जा रहा है, पाकिस्तान में एक परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं बाज लोग कि ये तो एक ट्रैप है। उसके नतीजे में फाइनली इसराइल जो है उसको और एंटी पैलेस्टीन जो फोर्सेस है उनको ताकत मिलेगी, और पैलेस्टीन जो है वो मार्जिनलाइज होगा। जैसे वो अभी भी अमेरिका जो है वो गजा को एक प्रॉपर्टी के रियल स्टेट प्रोजेक्ट के तौर पे देख रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो अपना ईरान है या बाकी लोग हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं इसको। तो पाकिस्तान कोई गलती करने जा रहा है इस वक्त? इस सारे मुद्दे में अपनी फौज को भी भेजने के लिए तैयार है। हुसैन हक्कानी ने कहा था कि अगर फौज वहां पे जाएगी और अगर इसराइल की मुखालफत करेगी तो इसराइल ढंडोरा पीटेगा, और अगर दूसरी साइड पे जाएगी तो हमास वाले कहेंगे कि ये टाउट बन के आ गए। तो पाकिस्तान को परहेज करना चाहिए वहां जाने से। इसको आप कैसे देखते हैं? सज्जा साहब, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जो रेजोल्यूशन पास हुई है उसे हमास ने भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। जो पीस कीपिंग फोर्सेस जाएंगी वहां पे, उन्होंने कहा है कि वो हम उसे गैर जानिबदाराना फोर्स के तौर पे नहीं लेंगे। चाइना और रशिया ने, आपने खुद फरमाया कि एब्सटेन किया, मुखालफत नहीं की, एब्सटेन किया। और वो इसलिए किया कि अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन्होंने इसकी हिमायत की। अब हिमायत क्यों की? विकास जो 5 की मकासद थे, जिसमें यह कि बड़े पैमाने पर खून खराबी रुके, जेनोसाइड रुके, वो किसी हद तक रुक गया है। मुकम्मल नहीं रुका, अभी भी इसराइल हमले करता है, लेकिन रुक गया। दूसरा यह था कि वहां पे इमदादी सामान जाए। जो वादा वईद किया गया है कि 600 ट्रक जाएंगे, वो नहीं जा पा रहे। उसका 40% जाता है, लेकिन कम अज कम इमदादी सामान जा रहा है। 4-5 मकासद में जो दो अहम मकासद हैं कि फलस्तीनी रियासत और मुकम्मल इनखला इसराइल का, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। पाकिस्तान में फैसला ये हुआ है, डीजीआईएसपीआर ने भी ये कहा कि सियासी क़यादत फैसला करेगी, पार्लियामेंट फैसला करेगी कि फोर्स भेजनी है नहीं भेजनी। और ये जो यूएन में रेजोल्यूशन आई है, इस रेजोल्यूशन पे दो बड़े अहम पॉइंट थे। इंडोनेशिया ने कहा हम 20,000 फोर्सेस भेजेंगे, लेकिन अगर यूएन अम्ब्रेला होगा। और फिर आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने असेंबली में कहा कि ये वो ड्राफ्ट नहीं है जिस ड्राफ्ट के बारे में हमने कहा, लेकिन कम अज कम ये है कि खून खराबा रुक रहा है। अब अगर पार्लियामेंट फैसला करती है तो मुझे वो फैसला वही यमन वाला नजर आ रहा है। और फिर ये बड़ा रैशनल फैसला होगा। तो लिहाजा जो इस वक्त पॉलिसी मेकर हैं आपके, उस पे मुझे एतबार है कि वो भी समझते हैं कि ये नाजुक सूरत हाल है, कि बजाय ये कि आप वहां जाएं और हमास के साथ क्लैश में आए और एक नई मुसीबत में आए, उससे बेहतर है कि आप एक ऐसी सिचुएशन निकालें जिसका इशारा मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा कि हम इब्राहिम अकार्ड ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस में कल उन्होंने कहा है। लेकिन साथ साथ फलस्तीनी रियासत का रास्ता भी निकलना जी चाहिए। जी, वो बहुत जब तक शुक्रिया रास्ता आपका। क्लियर नहीं। अच्छा, लेकिन जब हम अफगानिस्तान को देखते हैं कि वो क्लब हो गया है, पहली दफा इंडिया को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि अफगानिस्तान की एक रिजिडिटी पर मुश्तमिल जो गवर्नमेंट है तालिबान की, जो कि इंडिया के बारे में उनका एक नुक्ता नज़र था, एक नज़रिया था, कश्मीर के बारे में उनका एक नज़रिया था, वो उन्होंने सारा जो है वो सरेंडर कर दिया है, इंडिया से हाथ मिला लिया है। और पाकिस्तान के खिलाफ वो कमर बस्ता हो गया, और वो इंडिया के लिए पाकिस्तान से बरह रास्त लड़ना मुश्किल है। तो वो इन तालिबान को इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को ब्लीड करने के लिए। तो आप इस फैक्टर को कैसा देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए? सज्जा साहब, इसको एक तो रियासती सतह पे देखा जा सकता है, दूसरा खिते और खिते से मुल्हका दूसरे खिते की सतह पे देखा जा सकता है, और तीसरा इसको बैनुल अक़वामी सियासत के मंजरनामे में देखा जा सकता है। रियासती सतह पे जो मेरा ख्याल है, पहले पाकिस्तान में बात कर लेते हैं। हमने गलतियां की हैं। ये क्या वजह है कि जिसको भी हम पालते हैं पोसते हैं यहाँ पे, उनको हिमायत देते हैं, और जब वो काबुल के इक्तदार पर बैठते हैं तो वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपकी इस सवाल का हैंडलिंग जवाब। आपकी हैंडलिंग जो है उसमें सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी भी हैं। अभी भी जो जिस तरीके से आप चीजें हैंडल कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसमें आपका सिविल जो पोर्शन है ना वो कम है, और ज़्यादातर हमारी मिलिट्री हैंडल करती है इन सारी चीज़ों को। और मिलिट्री में वो वाली ग्रूमिंग नहीं होती जो
एक तरह से एक सिविलाइजेशनल ब्रिज बन सके और हैंडलिंग को ज्यादा सॉफ्ट और स्विफ्ट कर सके। इसके अलावा सज्जाद साहब जो अहम और नुक्ता है वो ये है कि हमने हमेशा फोकस किया है उन लोगों के ऊपर जो कि रूल करेंगे, और हम समझते हैं कि अगर वो हमारे कंट्रोल में होंगे तो अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में होगा। अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है उसमें जो आपका परसेप्शन है पाकिस्तान के हवाले से, उस पे हमने काम नहीं किया। इन्वेस्टमेंट की, रोड्स बनाए, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, लेकिन उसको हमने अफगानियों को उसमें बताने में हम नाकाम रहे। और ये बयानियां 20 सालों में हमारे खिलाफ भारत और अलाइड फोर्सेस बनाती रही। यही वजह है कि जो एंटाई पाकिस्तानी फीलिंग्स हैं उसके नतीजे में, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, उसके नतीजे में जो तालिबान या तालिबान के बगैर जो भी बंदा आता है, चाहे वो हामिद करजई हो या अशरफ गनी हो, ये भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, वो जब देखते हैं लोगों की फीलिंग्स तो उनकी हिमायत के लिए इस तरह की फिर वो बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, तारीखी तौर पे अफगान जो है पैसे के बारे में बड़े मशहूर हैं, और जब आपने उनके अंदर एक ट्रेंड पैदा किया कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, जिहादी ट्रेंड और मर्सनरीज का, तो मर्सनरीज तो पैसे की खातिर लड़ते हैं। अगर आप पैसा देंगे तो आपके साथ होंगे, अगर कोई दूसरा देगा तो दूसरे के साथ होंगे। अब आ जाते हैं खित्ते की सतह पे। खित्ते लेकिन की सतह रेजोल्यूशन पे क्या है सर? सर रेजोल्यूशन क्या है? मैं खत्म आता तो हूं, सर पे है। मैं आता हूं। लेकिन दूसरा जो खित्ते की सतह पे साजिद साहब बड़ा अहम जो नुक्ता है, आपकी मीना रीजन के अंदर जैसे जैसे अहमियत बढ़ रही है, वैसे वैसे कशीदगी तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ बढ़ती जाएगी। बिकॉज उसको फ्यूलिंग दी जा रही है कहां से? इसराइल, इंडिया, और पसे पर्दा अमेरिका भी उसके अंदर, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल है। बिकॉज रियलिज्म का बड़ा सिंपल असूल है कि एक पावर कभी नहीं चाहेगा कि एक नई ताकत को अपने मुकाबले में खड़ा करे। और चूंकि आप मीना रीजन के अंदर यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में आपकी प्रेजेंस सिक्योरिटी वाइज बढ़ रही है, पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक वाइज बढ़ रही है। आपने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया, वही तुर्किया भी चाहता है, बाकी जॉर्डन के साथ भी आपके अच्छे ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिक नोयत के, जिसके राज में इधर नहीं बता सकता। तो उस सूरत में क्यों कर चाहेगी एक ताकत के जो उसका बैकयार्ड है, उस बैकयार्ड में चाइना के अलावा एक और मिडिल रेंज पार जो है वो टांग अड़ा रहा है। उन्होंने तो माजी में ईरान को भी इसलिए रोका कि ईरान का इन्फ्लुएंस न पड़ता नजर आए नहीं ग्लोबल लेकिन लेवल के ऊपर। नहीं लेकिन आपके पास भी तो एक लाइफ लाइन है ना। रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, मिडिल ईस्ट आपके साथ खड़ी है अफगानिस्तान को सीधा करने के लिए। आप भी तो एक अपना एक ताकतवर ब्लॉक जो है वो टू अफगान पर्सपेक्टिव एक डेवलप किया हुआ है। चाइना की इन्वेस्टमेंट है, रशिया ने उनको एक्नॉलेज किया हुआ है। पाकिस्तान भी तो स्मार्टली अपने कार्ड खेल सकता है ना, मौका तो है। मेरा ख्याल है अब तक पाकिस्तान स्मार्टली कार्ड फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे खेल रहा है। और ये बड़ा बेवकूफी होगी अगर आप किसी के साथ भी इमोशनली अपने आप को अटैच करें। ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है, इस पे बड़ी अच्छी किताब लिखी है किशोर महबूबानी ने, और उसने कहा है कि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है इस वक्त, उसने एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया है रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जहां पे मिडिल रेंज पावर्स या स्मॉलर पावर्स को बजाय अपने आप को किसी के साथ भी अटैच करने के, अपने इंटरेस्ट की को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको एक बड़ा बड़ा अजीब सा जुमला कहने लगा हूं, शायद मीडिया पे ये कहना सही है नहीं है। अमेरिका की एम्पायर अब उसका हालत उस एक खानदान या एक फैमिली के हो गया है जिसकी ताकत गिर रही है, और अब खुशामदी उसके इर्द गिर्द जमा है उसके बाकी मानदा जो दौलत है उसको लूटने के लिए।